क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम सही थे, फिर भी सामने वाला जीत गया? तुमने आर्गुमेंट में अपनी पूरी बात समझाई, लेकिन आखिरी में वही इंसान तुम्हें गलत साबित करके चला गया। तुमने मेहनत की, फिर भी कोई दूसरा तुमसे आगे निकल गया। तुमने किसी को ट्रस्ट किया, लेकिन उसी ने तुम्हारी वीकनेस को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम सच में तुम्हारी ताकत की कमी है, या तुम गेम को समझे बिना खेल रहे हो? क्योंकि अगर सामने वाला तुम्हारे दिमाग से 2 कदम आगे सोच रहा है, तो तुम्हारी ताकत भी तुम्हें नहीं बचा सकती। और यही बात लगभग 2500 साल पहले सन त्सू ने समझी थी। उसकी किताब द आर्ट ऑफ वॉर ये तुम्हें सिखाती है कि लोगों को पढ़ना कैसे है, सिचुएशन को समझना कैसे है, और कब लड़ना है और कब बिल्कुल नहीं लड़ना है। लेकिन अब सवाल है, क्या हर आर्ग्यूमेंट में जवाब देना जरूरी है? क्या हर एनिमी को हराना जरूरी है? क्या हर कंपटीशन में अपनी पूरी ताकत दिखानी चाहिए? नहीं। और यहीं से असली गेम शुरू होता है। इस वीडियो में तुम सीखोगे कि सामने वाले की हिडन वीकनेस कैसे पहचाननी है, कैसे उसकी चाल को तुमसे पहले ही समझ लेना है, कैसे बिना अननेसेसरी फाइट के सिचुएशन अपने फेवर में करनी है, और कैसे ऐसा डिसीजन लेना है जिससे सामने वाला तुम्हें कमजोर समझते हुए भी तुम्हारे हाथों में खेलता रहे। लेकिन सबसे डेंजरस लेसन अभी बाकी है, क्योंकि द आर्ट ऑफ वॉर कहती है कि सबसे स्मार्ट वॉरियर वह नहीं जो हर लड़ाई जीतता है, बल्कि वह है जो ऐसी लड़ाई ही नहीं होने देता जिसमें उसे नुकसान हो सकता है। सोचो, अगर तुम्हें कोई प्रोवोक करे और तुम रिएक्ट ही ना करो तो? अगर कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट करे और तुम उसे रोकने के बजाय वही करने दो जो तुम चाहते हो तो? अगर तुम्हारा कंपेटिटर अपनी पूरी एनर्जी तुम्हें रोकने में लगा दे और तुम क्वाइटली आगे निकल जाओ तो? यही फर्क है सिर्फ स्ट्रांग इंसान और स्ट्रेटेजिकली पावरफुल इंसान में। और शायद तुम्हारी जिंदगी में भी यही मिसिंग पीस है। तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन क्या तुम सही जगह पर मेहनत कर रहे हो? तुम लोगों से लड़ रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि असली लड़ाई कहां है? तुम जवाब दे रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि सामने वाला तुमसे जवाब क्यों निकलवाना चाहता है? इस वीडियो के हर चैप्टर में तुम्हें एक ऐसा प्रिंसिपल मिलेगा जो तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देगा। और अगर कभी तुम्हें लगा है कि लोग तुम्हें आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं, तुम्हारी बात को सीरियसली नहीं लेते, तुम्हें प्रोवोक करके कंट्रोल करते हैं, या तुम मेहनत करने के बावजूद पीछे रह जाते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। इसलिए अभी लाइक कर दो, कमेंट में लिखो आई विल थिंक अहेड और रीड पीडिया को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज हम सिर्फ एक किताब नहीं समझने वाले। आज हम सीखेंगे कि जिंदगी के गेम में बिना शोर किए, बिना अननेसेसरी लड़ाई के, और सबसे जरूरी दिमाग से कैसे जीता जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, विन द माइंड बिफोर द बैटल। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा ताकत दिखाए भी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कैसे ले लेते हैं, और कुछ लोग पूरी ताकत लगाने के बाद भी हार क्यों जाते हैं? फर्क हमेशा स्ट्रेंथ का नहीं होता, फर्क होता है स्ट्रेटेजी का। सन त्सू की सबसे पावरफुल सोच यही थी कि असली युद्ध मैदान में शुरू नहीं होता, वह उससे बहुत पहले शुरू हो चुका होता है, तुम्हारे दिमाग में। सोचो, अगर तुम्हें पता ही नहीं कि सामने वाला क्या चाहता है, किस चीज से डरता है और किस बात पर रिएक्ट करेगा, तो तुम उसकी चाल को कैसे समझोगे? तुम सिर्फ उसके मूव्स का जवाब देते रहोगे। और यही सबसे बड़ी गलती है। ज्यादातर लोग लाइफ में रिएक्ट करते हैं। कोई कुछ बोलता है, तुरंत जवाब। कोई इंसल्ट करता है, तुरंत गुस्सा। कोई कंपटीशन में आगे निकलता है, तुरंत पैनिक। लेकिन स्ट्रैटेजिक इंसान पहले रुकता है और पूछता है, ये हो क्यों रहा है? यही छोटा सा पॉज तुम्हें बाकी लोगों से अलग कर सकता है, क्योंकि जब तुम रिएक्ट करना बंद करते हो, तब तुम्हारे पास सिचुएशन को देखने की पावर आती है। अब एक सीन इमेजिन करो। 2 लोग एक कमरे में बैठे हैं, दोनों के पास बराबर टैलेंट है, दोनों इक्वली कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन एक इंसान सिर्फ अपनी बात साबित करने में लगा है, जबकि दूसरा सामने वाले को ऑब्जर्व कर रहा है। वह उसकी आवाज सुन रहा है, उसके वर्ड्स नहीं, उसके इंटेंशन को पढ़ रहा है। वह देख रहा है कि सामने वाला किस बात पर डिफेंसिव हो जाता है, कहाँ जल्दी डिसीजन लेता है
और कहाँ इमोशनल हो जाता है। अब बताओ, एडवांटेज किसके पास है? उस इंसान के पास जो ज्यादा बोल रहा है या उसके पास जो ज्यादा समझ रहा है? यही स्ट्रैटेजी है। तुम्हें हर सिचुएशन में सबसे पावरफुल इंसान बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सबसे अवेयर इंसान बनना है। साइकोलॉजी भी हमें बताती है कि जब इंसान इमोशनल स्टेट में होता है तो उसकी डिसीजन मेकिंग बदल सकती है। इसलिए कोई तुम्हें प्रोवोक करे और तुम तुरंत रिएक्ट कर दो तो तुम अपना कंट्रोल उसे दे देते हो। लेकिन अगर तुम पॉज लेते हो, सिचुएशन को देखते हो और फिर जवाब देते हो तो डिसीजन तुम्हारे हाथ में रहता है। यही फर्क है रिएक्शन और स्ट्रेटेजी में। याद रखो, तुम्हारा एंगर, तुम्हारा फियर और तुम्हारी इम्पेशंस सिर्फ इमोशंस नहीं हैं। गलत समय पर ये तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसलिए अगली बार कोई तुम्हें प्रोवोक करे, खुद से पूछना, क्या मैं अभी जवाब दे रहा हूं या मुझे जवाब देने के लिए मजबूर किया जा रहा है? यह सवाल तुम्हारी पूरी अप्रोच बदल सकता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, सिर्फ सामने वाले के माइंड को पढ़ना काफी नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें उसकी वीकनेस दिखाई ही ना दे तो तुम्हारी स्ट्रेटेजी अधूरी है। चैप्टर 2, फाइंड द एनिमीज वीकनेस। क्या हर पावरफुल दिखने वाला इंसान सच में पावरफुल होता है? अगर कोई बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता है, गुस्से में ऊंची आवाज करता है या हर बात में खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है, तो क्या इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई वीकनेस नहीं है? बिल्कुल नहीं। कई बार इंसान जितना ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है उतना ही वह अपनी इनसिक्योरिटी छुपा रहा होता है, और यही वह जगह है जहां स्ट्रेटेजी शुरू होती है। सन त्सू का कोर आइडिया था कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ अपनी ताकत जानना काफी नहीं है, तुम्हें सामने वाले की स्थिति, उसकी क्षमता और उसकी कमजोरियों को भी समझना होगा। अब सोचो, अगर तुम्हारा ओपोनेंट तेज है लेकिन इम्पेशेंट है, तो क्या तुम उससे तेज बनने की कोशिश करोगे? अगर कोई बहुत इमोशनल है तो क्या तुम उसके इमोशंस में जाकर खेलोगे? नहीं, तुम उसकी वीकनेस को समझोगे और ऐसी सिचुएशन चुनोगे जहां उसकी वीकनेस खुद उसके खिलाफ काम करने लगे। यही डिफरेंस है फोर्स और स्ट्रेटेजी में। एक सिंपल एग्जांपल लो। मान लो ऑफिस में कोई व्यक्ति हर मीटिंग में तुम्हें इंटरप्ट करता है। पहली इंस्टिंक्ट क्या होगी? उसे उसी तरह इंटरप्ट करना। लेकिन अगर तुम एक कदम पीछे हटकर ऑब्जर्व करो तो शायद तुम्हें दिखे कि वह साइलेंस टॉलरेट नहीं कर पाता। उसे हर कॉन्वर्सेशन में कंट्रोल चाहिए। अब तुम्हें उससे लड़ने की जरूरत नहीं, तुम अपनी बात काल्मली पूरी कर सकते हो। उसके इंटरप्शंस पर इमोशनल रिएक्शन न देकर उसे अपनी ही इम्पेशंस में एक्सपोज होने दे सकते हो। ध्यान रहे, वीकनेस पहचानने का मतलब किसी को एक्सप्लॉइट करना नहीं है। इसका मतलब है सिचुएशन को समझना ताकि तुम गलत जगह अननेसेसरी फाइट ना करो। क्योंकि हर इंसान की कोई ना कोई प्रेशर पॉइंट होती है। किसी को अप्रूवल चाहिए, किसी को कंट्रोल, किसी को अटेंशन, किसी को रिस्पेक्ट। लेकिन असली सवाल है, तुम इसे पहचानोगे कैसे? जवाब है, ऑब्जर्व करके। लोग जो कहते हैं उससे ज्यादा ध्यान इस बात पर दो कि वे बार बार क्या करते हैं, कौन सी बात पर उनका टोन बदलता है, किस सिचुएशन में वे जल्दबाजी करते हैं, किस चीज को खोने से वे डरते हैं, कौन सा डिसीजन वे बार बार रिपीट करते हैं। यही पैटर्न्स तुम्हें इंफॉर्मेशन देते हैं, और इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी की पहली करेंसी है। अब अपने ऊपर भी यही रूल लगाओ, क्योंकि अगर तुम दूसरों की वीकनेस देखना सीख गए लेकिन अपनी वीकनेस नहीं पहचानी, तो तुम खुद ही अपनी स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बन जाओगे। क्या तुम जल्दी गुस्सा हो जाते हो? क्या तुम्हें हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी लगता है? क्या क्रिटिसिज्म सुनते ही तुम डिफेंसिव हो जाते हो? अगर हां, तो कोई भी समझदार व्यक्ति तुम्हें कंट्रोल करने के लिए बस वही बटन दबाएगा। इसलिए असली पावर सिर्फ दूसरों को पढ़ने में नहीं है। असली पावर है कि तुम खुद को भी इतना समझो कि कोई तुम्हारी इमोशनल बटन से तुम्हें चला ना सके। अब सोचो, अगर तुम्हें सामने वाले की वीकनेस पता हो और अपनी वीकनेस भी पता हो, तो क्या तुम्हें हर बार सीधे टकराने की जरूरत होगी? शायद नहीं। और यहीं से द आर्ट ऑफ वॉर का अगला और सबसे सरप्राइजिंग प्रिंसिपल सामने आता है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत वह होती है जिसमें तुम्हें लड़ना ही नहीं पड़ता। चैप्टर 3, विन विदाउट फाइटिंग। क्या तुम्हें लगता है कि जीतने के लिए सामने वाले को हराना जरूरी है?
अगर कोई तुम्हें चैलेंज करे, इंसल्ट करे या कंपटीशन में तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए, तो क्या तुम्हारा पहला इंस्टिंक्ट यही होना चाहिए कि उसे किसी भी कीमत पर हरा दो? यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं, क्योंकि हर लड़ाई जीतना पावर नहीं है। कई बार असली पावर यह होती है कि तुम ऐसी लड़ाई में उतरते ही नहीं जहां तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत हो। सन त्सू की सबसे फेमस स्ट्रेटेजिक आइडियाज में से एक यही है, सबसे अच्छी विक्ट्री वह है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। अब सोचो, एक इंसान तुम्हें प्रोवोक करता है। वह जानता है कि तुम्हें गुस्सा जल्दी आता है। वह एक बात बोलता है, तुम रिएक्ट करते हो। वह दूसरी बात बोलता है, तुम और ज्यादा इमोशनल हो जाते हो। कुछ ही मिनटों में तुम अपनी एनर्जी, फोकस और कंट्रोल खो चुके हो। और सामने वाला, वह सिर्फ तुम्हारी रिएक्शन देख रहा था। क्या उसने तुम्हें हराया? शायद उसने तुम्हें छुआ भी नहीं, फिर भी उसने तुम्हारा कंट्रोल ले लिया। यही इनविजिबल बैटल है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, तुरंत खुद से पूछना, क्या यह फाइट मेरे लिए वैल्यूएबल है? अगर जवाब नहीं है, तो पीछे हटना कमजोरी नहीं है, यह स्ट्रेटेजी है। मान लो कोई सोशल मीडिया पर तुम्हारे बारे में गलत कमेंट करता है। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, तुरंत रिप्लाई करो, आर्ग्यूमेंट बढ़ाओ, पूरा दिन उसी कॉन्वर्सेशन में लगा दो। दूसरा, डिसाइड करो कि उस व्यक्ति को तुम्हारी अटेंशन की कीमत नहीं मिलेगी। कौन सा ऑप्शन तुम्हारे गोल को आगे बढ़ाता है? दूसरा, क्योंकि तुम्हारी अटेंशन लिमिटेड है, तुम्हारा टाइम लिमिटेड है, तुम्हारी मेंटल एनर्जी लिमिटेड है। अगर तुम हर छोटी लड़ाई में इन्हें खर्च कर दोगे, तो बड़े गोल्स के लिए क्या बचेगा? यही रीजन है कि स्ट्रैटेजिक पीपल हर बैटल को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देते। वे पूछते हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट से मुझे क्या मिलेगा? और अगर मैं जीत भी गया, तो क्या यह जीत मेरी लाइफ को बेहतर बनाएगी? यह सोच तुम्हें इमोशनली नहीं, स्ट्रैटेजिकली डिसीजन लेना सिखाती है। लेकिन यहां एक डीपर ट्रूथ है। बिना लड़े जीतने का मतलब हमेशा साइलेंस रहना या पीछे हट जाना नहीं है। कभी कभी इसका मतलब है एनवायरनमेंट को इस तरह बदलना कि कॉन्फ्लिक्ट की जरूरत ही न पड़े। अगर कोई तुम्हारे काम को रोक रहा है, तो उससे रोज लड़ने के बजाय प्रोसेस बदलो। अगर कोई तुम्हारा फोकस डिस्टर्ब कर रहा है, तो बाउंड्रीज बनाओ। अगर कंपटीशन टफ है, तो सिर्फ वही गेम खेलने की कोशिश मत करो जो बाकी लोग खेल रहे हैं। अपना एडवांटेज खोजो, क्योंकि सीधे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट से टकराना हमेशा स्मार्ट मूव नहीं होता। अब इमेजिन करो, दो लोग एक दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक लगातार हैमर मार रहा है, दूसरा दीवार का कमजोर हिस्सा खोज रहा है। कौन पहले अंदर पहुंचेगा? वही जिसने फोर्स से पहले स्ट्रैटेजी चुनी। लेकिन अब एक सवाल और बड़ा है। अगर तुम लड़ाई अवॉइड कर सकते हो, तो सामने वाले को अपनी तरफ चलने पर मजबूर कैसे करोगे? कैसे उसकी डायरेक्शन को समझकर ऐसा मूव खेलोगे कि वह खुद वही रास्ता चुने जो तुम्हारे लिए बेहतर हो? यही अगला लेवल है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे मेक योर एनिमी डू व्हाट यू वांट। और यहीं से स्ट्रैटेजी सिर्फ डिफेंस नहीं, बल्कि कंट्रोल का गेम बन जाती है। चैप्टर 4, मेक योर एनिमी डू व्हाट यू वांट। क्या तुम्हें कभी लगा है कि कोई इंसान तुम्हारी बात मान ही नहीं रहा? तुम जितना उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हो, वह उतना ही रेजिस्ट करने लगता है। लेकिन अब सोचो, अगर तुम्हें उसे फोर्स करने की जरूरत ही ना पड़े, अगर वह वही डिसीजन ले जो तुम चाहते हो, लेकिन उसे लगे कि डिसीजन उसका अपना है, यहीं से स्ट्रैटेजी का एक बहुत पावरफुल लेवल शुरू होता है। सन त्सू की सोच में कंट्रोल का मतलब हमेशा सामने वाले को दबाना नहीं है। असली स्ट्रैटेजी ये है कि तुम सिचुएशन को इस तरह समझो और शेप करो कि सामने वाले के ऑप्शंस ही बदल जाएं। क्योंकि इंसान अक्सर उस रास्ते को चुनता है जो उसे सबसे आसान, सुरक्षित या फायदे वाला दिखाई देता है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल लो। मान लो तुम्हारे साथ कोई काम करने वाला व्यक्ति लगातार अपनी जिम्मेदारी टालता है। तुम रोज उसे बोल सकते हो, ये काम करो, जल्दी करो, मुझे अभी चाहिए। लेकिन जितना प्रेशर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ सकता है। इसके बजाय तुम टास्क को क्लियर स्टेप्स में बांट दो, डेडलाइन पहले से तय कर दो और उसे 2 प्रैक्टिकल ऑप्शंस दे दो। तुम इसे आज शाम पूरा करना चाहते हो या कल सुबह? अब ध्यान दो,
तुमने उसे फोर्स नहीं किया, लेकिन दोनों ऑप्शंस तुम्हारे गोल की तरफ जा रहे हैं। यही स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। लेकिन यहां एक जरूरी बात है, यह मैनिपुलेशन सीखने के लिए नहीं है। इसका हेल्थी वर्जन है कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन और बेटर डिसीजन मेकिंग। तुम्हारा उद्देश्य किसी की फ्रीडम छीनना नहीं, बल्कि सिचुएशन को इतना क्लियर बनाना है कि अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट कम हो। अब सवाल है, ऐसा क्यों काम करता है? क्योंकि अनसर्टेनिटी इंसान को अनकंफर्टेबल करती है। जब सिचुएशन कंफ्यूजिंग होती है, लोग डिफेंसिव हो सकते हैं। लेकिन जब ऑप्शंस क्लियर होते हैं, डिसीजन आसान लगता है। इसलिए स्मार्ट कम्युनिकेशन में सिर्फ यह नहीं पूछा जाता कि मैं क्या चाहता हूं, बल्कि यह भी पूछा जाता है सामने वाला क्या चाहता है। यही सवाल पूरी गेम बदल देता है। अगर तुम्हें पता है कि दूसरे व्यक्ति के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो तुम ऐसा सॉल्यूशन बना सकते हो जिसमें दोनों साइड्स को वैल्यू मिले। मान लो ऑफिस में तुम्हें किसी टीममेट से हेल्प चाहिए। तुम सिर्फ यह कह सकते हो, मेरी मदद करो। लेकिन अगर तुम समझते हो कि वह अपने काम की रिकॉग्निशन चाहता है, तो तुम कह सकते हो, अगर हम यह प्रोजेक्ट साथ में कंप्लीट करें, तो प्रेजेंटेशन में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्लियरली दिखेगा। अब तुमने उसकी मोटिवेशन को समझा। यही स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है। लेकिन सबसे बड़ा मिस्टेक तब होता है जब लोग कंट्रोल को एग्रेशन समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि पावरफुल बनने के लिए लाउड होना पड़ेगा, डोमिनेटिंग होना पड़ेगा, हर डिसीजन अपने हाथ में रखना पड़ेगा। जबकि रियल इन्फ्लुएंस कई बार बहुत शांत होता है। तुम कम बोलते हो, ज्यादा सुनते हो, सामने वाले की प्रायोरिटीज समझते हो, फिर ऐसा रास्ता बनाते हो जिसमें कॉन्फ्लिक्ट कम और कोऑपरेशन ज्यादा हो। सोचो, अगर तुम्हें हर किसी को फोर्स करना पड़े, तो क्या तुम्हारे पास सच में पावर है? या अगर लोग तुम्हारे साथ विलिंगली काम करना चाहें, तब पावर ज्यादा स्ट्रांग होती है। यही डिफरेंस है कंट्रोल और इन्फ्लुएंस में। लेकिन अब गेम का अगला लेवल बाकी है, क्योंकि सिर्फ लोगों को समझना और सिचुएशन को शेप करना काफी नहीं। सही स्ट्रैटेजी गलत समय पर इस्तेमाल की जाए तो वही स्ट्रैटेजी फेलियर बन सकती है। आखिर कब मूव करना है, कब वेट करना है और कब ओपोनेंट को खुद गलती करने देना है। चैप्टर 5, मास्टर टाइमिंग एंड स्ट्रैटेजी। क्या तुमने कभी सही फैसला लिया, लेकिन गलत समय पर? और क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे पास पूरी ताकत थी, मौका भी था, फिर भी तुमने जल्दबाजी में ऐसा कदम उठा लिया कि सब बिगड़ गया? यही फर्क है सिर्फ स्मार्ट होने और स्ट्रेटेजिक होने में। क्योंकि लाइफ में सिर्फ यह जानना काफी नहीं कि क्या करना है, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि कब करना है। सन त्सू की स्ट्रैटेजी में टाइमिंग कोई छोटी डिटेल नहीं है। सही समय तुम्हारी छोटी स्ट्रेंथ को भी बड़ा बना सकता है, और गलत समय तुम्हारी बड़ी स्ट्रेंथ को भी बेकार कर सकता है। अब सोचो, अगर सामने वाला ऑलरेडी इमोशनल है, तो क्या उसी मोमेंट उसे चैलेंज करना स्मार्ट होगा? शायद नहीं। अगर कोई बिजनेस डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या लगातार प्रेशर डालना उसे कन्विंस करेगा? जरूरी नहीं। कई बार तुम्हारा सबसे पावरफुल मूव कुछ समय तक कोई मूव न करना होता है। यही पेशेंस है। लेकिन पेशेंस का मतलब पैसिव बैठना नहीं है। इसका मतलब है ऑब्जर्व करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और सही मोमेंट का इंतजार करना। एक शिकारी को देखो, वह हर समय दौड़ता नहीं रहता। वह पहले एनवायरनमेंट देखता है, हवा की डायरेक्शन समझता है, दूरी देखता है और फिर मूव करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि एनर्जी लिमिटेड है। अगर उसने गलत समय पर अटैक किया तो मौका भी जाएगा और एनर्जी भी। तुम्हारी लाइफ में भी यही होता है। हर अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए सही अपॉर्चुनिटी नहीं होती। हर आर्ग्यूमेंट में जवाब देना जरूरी नहीं, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं, और हर जीत तुरंत हासिल करना जरूरी नहीं। अब खुद से पूछो, तुम कितनी बार सिर्फ इसीलिए डिसीजन लेते हो क्योंकि तुम्हें अनकंफर्टेबल वेटिंग पसंद नहीं? कितनी बार तुम मैसेज का तुरंत रिप्लाई इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा? कितनी बार तुम किसी गोल को जल्दी अचीव करने की कोशिश में कंसिस्टेंसी तोड़ देते हो? यही इम्पेशंस तुम्हारी स्ट्रैटेजी को कमजोर कर सकती है। लेकिन टाइमिंग को समझने के लिए सिर्फ पेशेंस नहीं, सिग्नल्स पढ़ना भी जरूरी है। सामने वाला कब कॉन्फिडेंट है, कब अनसर्टेन है, कब डिफेंसिव है, कब ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है।
एनवायरनमेंट कब तुम्हारे फेवर में बदल रहा है। यही सिग्नल्स बताते हैं कि मूव करने का समय कब है। लेकिन यहाँ एक डेंजरस ट्रैप है। कभी कभी इंसान इतना वेट करता है कि अपॉर्चुनिटी ही निकल जाती है। तो फिर सही बैलेंस क्या है? वेट विदाउट हेजिटेशन, मूव विदाउट फियर। जब इंफॉर्मेशन अधूरी हो, ऑब्जर्व करो। जब मोमेंट क्लियर हो जाए, एक्शन लो। यही स्ट्रेटेजिक बैलेंस है। इमेजिन करो तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता छोटा है लेकिन अभी बहुत क्राउडेड है। दूसरा थोड़ा लंबा है लेकिन कुछ समय बाद खुलने वाला है। क्या तुम सिर्फ इसलिए पहला रास्ता चुनोगे क्योंकि वह अभी अवेलेबल है? स्मार्ट पर्सन सिर्फ करंट सिचुएशन नहीं देखता, वह अगले मूव को भी देखता है। यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग है और यही वजह है कि तुम्हें अपने एक्शंस को सिर्फ आज के रिजल्ट से नहीं बल्कि अगले 5 मूव्स से जज करना चाहिए। अब सोचो, अगर तुम्हें सामने वाले की वीकनेस पता है, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना आता है, सिचुएशन को शेप करना आता है और टाइमिंग भी समझ आ गई, तो क्या अब तुम्हारे पास जीत की पूरी तस्वीर है? लगभग। लेकिन एक अंतिम लेसन अभी बाकी है, क्योंकि सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजिस्ट हमेशा सामने वाले को हराकर नहीं जीतता। कई बार वह ऐसी पोजीशन बनाता है जहां सामने वाला खुद हार की तरफ बढ़ता चला जाता है। और यही हमें ले जाता है आखिरी चैप्टर की तरफ, द इनविजिबल विक्ट्री, जहां हम समझेंगे कि सबसे बड़ी जीत वह है जिसे दुनिया जीत के रूप में देख भी नहीं पाती। चैप्टर 6, द इनविजिबल विक्ट्री। क्या होगा अगर तुम्हारी सबसे बड़ी जीत ऐसी हो जिसे देखकर सामने वाले को लगे कि वह हारा ही नहीं? सोचो, तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम उससे लड़ने के बजाय अपना रास्ता बदल देते हो। वह तुम्हारे खिलाफ एनर्जी खर्च करता रहता है और तुम क्वाइटली अपने गोल के करीब पहुंचते जाते हो। आखिर जीत किसकी हुई? यही द आर्ट ऑफ वॉर का सबसे पावरफुल लेसन है। असली विक्ट्री हमेशा दिखाई नहीं देती। सन त्ज़ू की स्ट्रैटेजी हमें सिखाती है कि सबसे बेहतर आउटकम वह है जहां कॉन्फ्लिक्ट की कीमत कम से कम हो और तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। क्योंकि अगर जीतने के बाद भी तुम एग्जॉस्टेड हो, तुम्हारे रिलेशनशिप्स टूट चुके हैं, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है और तुम्हारी मेंटल पीस जा चुकी है, तो क्या वह सच में जीत है? अब खुद से पूछो, तुम लाइफ में जीतना चाहते हो या सिर्फ दूसरों को हराना चाहते हो? दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क है। मान लो, ऑफिस में कोई तुम्हारे काम को लगातार चैलेंज करता है। तुम्हारे पास ऑप्शन है कि हर मीटिंग में उससे आर्ग्यूमेंट करो और साबित करो कि तुम सही हो। दूसरा ऑप्शन है कि अपने वर्क को इतना क्लियर, स्ट्रांग और मेजरेबल बना दो कि तुम्हें बार बार खुद को डिफेंड करने की जरूरत ही न पड़े। पहला रास्ता कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, दूसरा रिजल्ट पैदा करता है। यही इनविजिबल विक्ट्री है। तुम्हें हर बार अनाउंस करने की जरूरत नहीं कि तुम जीत रहे हो। कई बार सबसे पावरफुल मूव होता है क्वाइटली इंप्रूव करना। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हमेशा पीछे हटते रहो। स्ट्रैटेजी का मतलब वीकनेस नहीं है। अगर कोई बाउंड्री क्रॉस कर रहा है तो उसे क्लियरली कम्युनिकेट करना जरूरी है। अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है तो डिस्टेंस बनाना जरूरी हो सकता है। और अगर कोई सीरियस कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है तो काम तरीके से सही एक्शन लेना जरूरी है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम रिएक्शन से नहीं, ऑब्जेक्टिव से डिसीजन लेते हो। अब इमेजिन करो, तुम्हारा माइंड एक बैटलफील्ड है। एक तरफ एंगर है, दूसरी तरफ ईगो, एक तरफ फियर है, दूसरी तरफ पेशेंस। हर दिन इनकी लड़ाई चलती है। कोई तुम्हें इंसल्ट करता है और एंगर कहता है जवाब दो। ईगो कहता है उसे दिखाओ कि तुम कमजोर नहीं हो। लेकिन स्ट्रेटेजिक माइंड पूछता है, क्या इसका जवाब देना मेरे गोल को आगे बढ़ाएगा? यही सवाल तुम्हें इमोशनल रिएक्शन से स्ट्रेटेजिक एक्शन की तरफ ले जाता है। और धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि हर चीज तुम्हारी अटेंशन डिजर्व नहीं करती। हर ओपिनियन का जवाब जरूरी नहीं। हर कंपटीशन तुम्हारी कंपटीशन नहीं। हर इंसल्ट तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं। यही मेंटल फ्रीडम है। और शायद द आर्ट ऑफ वॉर का सबसे बड़ा लेसन भी यही है। दुनिया को कंट्रोल करने से पहले अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना सीखो। क्योंकि अगर कोई तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है तो वह तुम्हारी डायरेक्शन भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन जब तुम अपने माइंड के ओनर बन जाते हो, तब बाहर की केओस
तुम्हारे अंदर की पीस को आसानी से नहीं हिला सकती। अब पीछे मुड़कर देखो। पहले हमने सीखा कि विन द माइंड बिफोर द बैटल, फिर सामने वाले की वीकनेस को समझना सीखा। उसके बाद बिना लड़ाई के जीतना, सिचुएशन को स्ट्रेटेजिकली शेप करना और टाइमिंग को मास्टर करना सीखा। और अब आखिरी सवाल, क्या तुम्हें हर इंसान को हराना है? नहीं, तुम्हें खुद को इतना मजबूत और अवेयर बनाना है कि हर सिचुएशन तुम्हें अपनी डायरेक्शन से न भटका सके। यही असली विक्ट्री है। ऐसी विक्ट्री जिसमें शोर कम होता है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा। इसलिए अगली बार लाइफ तुम्हें किसी बैटल के सामने खड़ा करे, तुरंत लड़ने मत दौड़ना। एक कदम पीछे हटना, देखना, सोचना, पूछना, क्या मुझे यह लड़ाई जीतनी है या मुझे अपनी जिंदगी जीतनी है? क्योंकि जिस दिन तुम यह फर्क समझ गए, उस दिन तुम सिर्फ फाइट्स नहीं जीतोगे, तुम अपने डिसीजंस, अपनी एनर्जी और अपनी पूरी डायरेक्शन को अपने हाथ में लेना शुरू कर दोगे।